आप बताइए, क्या मुसलमान भरोसा करेगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने तो अपनी पहली तकरीर, जो संसद में उनकी पहली तकरीर थी, उस पर उन्होंने सबके साथ सबके विकास, और 19 के बाद उन्होंने कहा सबका विश्वास। वो बार बार कहते रहे कि मैं चाहता हूँ ना सिर्फ पसमानदा बल्कि हर मुसलमान के हाथ में, उन्होंने कहा, एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में संविधान हो। ये तो वो बात कहते हुए आ रहे हैं। सवाल ये है कि जो चीज़ वारिस पठान साहब ने कही, इसको हमको इस चीज़ पे भी चर्चा करनी चाहिए। इस वक्त देश के अंदर 3 तरीक़े के पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से हैं। एक उन तथाकथित कहूँगा सेकुलर पार्टियों का है जो आज की तारीख़ में मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। क्या वो जामिया, अलीगढ़, ये तो खैर नीतिगत मसले हैं, लेकिन वो इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। वो कहते हैं ठीक है, आपके मुद्दे आप खुद हल करिए, हम इस पर नहीं बोलना चाहते। दूसरी तरफ वारिस पठान साहब जो हैं, आज़म खान हैं, इनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको ये पूर्वाग्रह है, बल्कि मैं कहूँगा इनका अपना पूर्वानुमान हो सकता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। मैं चूँकि एक आशावादी भारतीय हूँ तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वोटिंग मेरा अधिकार है और मैं हमेशा इस अधिकार के लड़ता रहूँगा, और उसमें संगीत रागी साहब और प्रेम शुक्ला और वारिस पठान सबको अपने साथ लेकर चलूँगा। साहब, इस राइट को ख़त्म नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की बात और प्रधानमंत्री की बात को अलग कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने इसी जामिया को लेकर, आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ जो हमारे एमओ साइन हुए हैं, उसमें जामिया मिल्लिया के कैंपस बाकायदा एक हिस्सा हैं। तो इसलिए इस बारे में प्रेम शुक्ला जी कह चुके नीतिगत मुद्दा है, तो मुझे नहीं लगता कि जामिया के साथ कोई सरकारी भेदभाव कहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है। अब आपने जो बात कही हैदराबाद की कि साहब वो पसमानदा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये हम ये जानते हैं कि इस बारे में लिंकन की बहुत अच्छी बात थी। लिंकन की एक ही बात हम जानते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल। लेकिन लिंकन ने एक बात और कही थी कि जब तक समाज के कमज़ोर तबकों को आप पॉलिटिकल एम्पावर नहीं देंगे, तब तक आप किसी भी जमहूरियत यानी किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर सकते। वो श्वेतों के बारे में कहते थे, और अमेरिका को श्वेत प्रेसिडेंट ढूंढते ढूंढते ओबामा तक आना पड़ा। अश्वेत, सॉरी, हाँ, एक ब्लैक उसके लिए। आप प्रधानमंत्री ने ये बात कही कहाँ? हैदराबाद में। मुझको मालूम है प्रधानमंत्री ने पूरे मन से कही होगी पसमानदाओं को जोड़ा जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि शाहनवाज साहब तो सैयद हैं, मुख्तार साहब भी सैयद थे, सैयद जफरुल इस्लाम जिनको एमपी बनाया गया तो वो भी सैयद थे। इनमें तो कोई भी जो है वो कहीं पर भी जो पसमानदा नहीं था। फिर अगर वो पसमानदाओं की बात करें तो क्या ही अच्छी बात थी। प्रधानमंत्री कहते भाई यहाँ ओवैसी और मैं दोनों एक चीज़ पे सहमत हो जाते हैं। वो सहमत होने की बात क्या थी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट पूरे मुल्क में एक ऐसे स्टेट्स हैं जो पसमानदा मुसलमानों को नहीं, पसमानदगी की बुनियाद पर 4% रिजर्वेशन धोबी को देते हैं, यानी अलग अलग जनरलाइज करके। उनके अंदर मुसलमान भी होते हैं, लेकिन बीजेपी नीतिगत रूप से जो है उस रिजर्वेशन की वहाँ मुखालफत करती है। तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। और एक बात है मुसलमानों से भी कहूँगा, जो खासकर ये चूँकि यूनिवर्सिटी वाला ट्वीट आपने दिखाया है, इसमें मैं एक बात कहूँगा। देखिए, जो दिवंगत का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसको बाकायदा बेचारा चले गया, योजना आयोग था। दिवंगत योजना आयोग की जो आखिरी मीटिंग थी उसमें संगीत रागी साहब ने सही कहा, उसमें यह फैसला लिया गया था कि यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइजेशन के जरिए कुछ पैसा तो सरकार तो देगी, लेकिन कुछ अपने आप भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है प्रेम शुक्ला जी की और हमारे रागी साहब की, इसलिए हो चुकी है कि दोनों जगह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है, इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को दोनों जगह वाइस चांसलर बनाया गया। संघ से जुड़े हुए लोगों को वहाँ कोर्ट मेंबर बना के भेजा गया, जिसमें एक साहब सांसद भी हैं। अगर इन लोगों के रहते हुए भी कहीं इस तरीके का कुछ हो रहा है कि सिक्योरिटी तक के लिए पैसे देने को नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठाना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री की नीयत पे कोई मुझको शक नहीं है, लेकिन मेरा क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं, बिल्कुल ऐसे। देखिए, मेरा कहना यह है कि काबिलियत की बुनियाद पे बीजेपी के साथ मैं फिर वो कहूँगा, बीजेपी में पूरी बीजेपी नहीं करा, बीजेपी के एक हिस्से में एक परेशानी ये है कि अगर पसमानदगी की बात आएगी वो संपूर्ण रूप से ये कहेंगे साहब अभी तक नहीं। भाई, ज़ियाउर रहमान अंसारी इसी मुल्क के अंदर जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे, इससे पहले शुरू के अंदर, फिर आसाम के अंदर आप देख लीजिए, बंगाल में आप देखिए, राजस्थान में देखिए, जहाँ पसमानदा जो मुसलमान से मतलब जो ओबीसी कैटेगरीज में आते थे, उनको भरपूर नुमाइंदगी मिली है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं और जो इस वक्त सिर्फ भारत के लिए एक राजनीतिक मॉडल नहीं है, विश्व स्तर पे प्रधानमंत्री की जो पहचान थी, वहाँ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 8 एमएलए से 7, 7 से 4, 4 से 3, 3 से 2 आ गया। और अब ये भी नहीं मालूम कि वो 2 भी कभी रहेंगे नहीं रहेंगे। हमारा सीधा मेरा सीधा कहना ये है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री को इन पसमानदा लोगों के साथ दिलचस्पी है,
या उनके साथ उनको हमदर्दी कहूंगा, दिलचस्पी के लफ्ज में वापस लेता हूं, पूरी हमदर्दी, और मैं उनकी उस हमदर्दी का सम्मान करता हूं। तो क्या ही अच्छा हो कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमने 2 सीटें उस वंचित क्षेत्र को, जिनको अभी तक अलहदा रखा गया उनकी ज़मीन से, जिस तरीके से हमने वहाँ 2 सीटें रिजर्व की हैं, तो क्या हम गुजर और बकरवाल के लिए नहीं कर सकते थे? क्या हम आसाम के अंदर जो उन ट्राइबल मुस्लिम जो अभी मुस्लिम हो चुके हैं उनके लिए नहीं कर सकते थे? इसी तरीके से क्या हम तेलंगाना और दूसरी जगहों के अंदर उनको जो है रिजर्व, आप अगर चाहते हैं ठीक है, आप पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन दे दीजिए अपनी पार्टी के अंदर कि भाई वो जीत के आए ना आए, लेकिन कहीं आप मुझको दिखाइए कि भाई आपने पसमानदा लोगों को टिकट दिया है। ये रिपीटिशन हो जाएगा। बीजेपी से सवाल बार बार होता है और एक ही जवाब आता है कि एक समाज के विकास के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको टिकट ही दें। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अपनी आखिरी बात, अगर किसी समाज की जिम्मेदारी नहीं होती है, किसी समाज की नुमाइंदगी, उसकी पहचान नहीं होती, तो उड़ीसा से माननीय जो ऊपर आने वाली राष्ट्रपति नहीं आती और हरियाणा से जो है हमारे जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं आते। ये सवाल